नमस्कार, मैं शक्ति सिंह स्वागत करता हूं आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे क्लास 12 रसायन विज्ञान के अध्याय नंबर 12 को, और इसमें हम कार्बोक्सिलिक अम्लों के बारे में पढ़ रहे थे। अपनी जो पिछली क्लास थी उसमें हमने कार्बोक्सिलिक अम्लों को बनाने की विधियों के बारे में पढ़ा था, और आज की जो क्लास है उसमें हम कार्बोक्सिलिक अम्लों के रासायनिक गुणधर्मों के बारे में पढ़ेंगे। यानी हम कह सकते हैं कि इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं। देखो, इनके रासायनिक गुणधर्मों को हम दो प्रकार से पढ़ेंगे। एक एल्किल समूह की अभिक्रिया है और दूसरी ऐसी रिएक्शन जिसमें कार्बोक्सिलिक समूह की अभिक्रिया, मतलब दो चीज़ें हैं। यदि मैं इसको ऐसे लिखता हूँ RCOOH, तो इसमें क्या है, एक तो ये COOH, ये जो कार्बोक्सिलिक समूह है जिसके कारण इसमें एसिड के गुण आ रहे हैं, एक तो इसकी रिएक्शन है, और दूसरा क्या है, दूसरा ये जो एल्किल समूह R है इसकी अभिक्रिया है। तो यहाँ क्या है, यदि ये समूह कोई भी प्रकार की रिएक्शन ना दे, केवल ये R ही रिएक्शन दे, तब तो वो एल्किल समूह की अभिक्रियाएं हो जाएगी। और यदि इस समूह की अभिक्रियाएं हो रही है, अब इसमें क्या है, इसमें हो सकता है कि इस समूह के अंदर इसका ये H हट रहा हो तो ये H विदलन की अभिक्रियाएं हो जाएगी। हो सकता है इसमें ये OH हट रहा हो तो OH विदलन की अभिक्रियाएं हो जाएगी। तो सबसे पहले तो हम क्या है, एल्किल समूह की अभिक्रियाएं पढ़ते। देखो, इन एल्किल समूह की अभिक्रियाओं में एक रिएक्शन है जिसे हम हैलोजिनीकरण, हैलोजिनेशन कहेंगे, या हेल्फ-वोलार्ड-जेलेंस्की अभिक्रिया। ये महत्वपूर्ण रिएक्शन है भी एक ही रिएक्शन एल्किल समूह की, और ये है इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इसमें आप देखो हो क्या रहा है, जैसे ये कोई एसिड है। अब इस एसिड को हमने इस प्रकार से लिखा है, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ये CH3COOH, एक मैंने ऐसे लिखा, एक मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ HCOOH, ठीक है। एक मैं एक समूह और बढ़ा देता हूँ, ऐसे लिख दिया CH2COOH, और इधर मैं लिख दिया CH3, और एक और बना लेते हैं CH3CH2CH2COOH। हमने चार प्रकार के एसिड ले लिए, मेथेनोइक, एथेनोइक, प्रोपेनोइक और ब्यूटेनोइक, ठीक है। अब आप देखो, ये हेल्फ-वोलार्ड-जेलेंस्की रिएक्शन होती है, तो इसमें एक शर्त ये है कि ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल होने चाहिए जिनमें क्या हो, अल्फा हाइड्रोजन हो। अब आप यहाँ देखो, अल्फा हाइड्रोजन हम किसे कहते हैं, यदि किसी क्रियात्मक समूह से, और यदि मैं कार्बोक्सिलिक अम्लों की बात करूं, तो अम्ल का जो क्रियात्मक समूह COOH है, इसके पास जुड़े हुए कार्बन पर लगे हुए हाइड्रोजन, तो इसके पास, जैसे ये अम्ल का समूह है, इसके पास जुड़ा हुआ कार्बन ये है, इस कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं, और इस पर 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, इसलिए वो जो 3 हाइड्रोजन है वो क्या हो जाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन हो जाएंगे, ठीक है। तो अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। अब यहाँ तो कोई अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। आप कहो जी यहाँ तो हाइड्रोजन तो है, लेकिन वो हाइड्रोजन उस एसिड ग्रुप के पास जुड़े हुए कार्बन पे लगा हुआ होना चाहिए। जब यहाँ अल्फा कार्बन ही नहीं है तो यहाँ अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। यहाँ आप देखो कितने अल्फा हाइड्रोजन है, ये अल्फा कार्बन, यहाँ 2 अल्फा हाइड्रोजन है। अब आप इनको काउंट मत कीजिए, ये समूह एसिड है, ये अल्फा है, और ये क्या हो गया, ये बीटा कार्बन हो गया, ठीक है। तो इसलिए इस रिएक्शन को दर्शाने के लिए हमने इस एसिड को इतना बड़ा लिखा है। इधर तो ये R एल्किल हम कुछ भी ले सकते हैं। अब ये इसलिए लिखा है, हम कल को ये कहे कि हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे RCOOH, और ज़्यादातर हम इसको ऐसे ही लिख रहे हैं RCOH, तो फिर इसे RCH2COH लिखने की क्या ज़रूरत पड़ी। ये चीज़ हम यहाँ समझ रहे हैं, क्योंकि ये रिएक्शन वही कार्बोक्सिलिक एसिड देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन होता है, और इस एसिड ग्रुप के पास वाला जो कार्बन है उस पर लगे हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन है। इसलिए हम उन अल्फा हाइड्रोजन को शो करने के लिए, उन्हें प्रदर्शित करने के लिए हम उसमें क्या है, इसमें CH2 लिख रहे हैं। क्लियर। दूसरी चीज़ देखो, अब क्या है, ये फॉस्फोरस और हैलोजन के साथ करवाई जाती है। अब यहाँ ये जो X2 है,
और X के लिए हम Cl या Br ले सकते हैं। तो आप X की जगह क्लोरीन लोगे तो ये Cl2 हो जाएगा और ये क्लोरीकरण कहलाएगी। अगर आप इस X की जगह Br लोगे तो ये ब्रोमीनीकरण हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसमें क्या होता है, इसका एक हाइड्रोजन यहाँ से रिप्लेस होगा और उसके स्थान पर एक हैलोजन आ जाएगा। जैसे मान लो यहाँ आपने X2 लिया है तो एक हाइड्रोजन X से क्रिया करके HX बना लेगा और जो दूसरा X है वो यहाँ जुड़ जाएगा। तो आप यहाँ देखो 2 H थे, एक H गया और उसके स्थान पर एक हैलोजन X आ गया है। क्लियर हुआ? अब क्या है, यदि हम हैलोजन आधिक्य में लेते हैं तो ये इसका जो दूसरा H है ना वो भी चला जाता है। जैसे आप यहाँ देखो, यदि हमने इसको हैलोजन के आधिक्य में लिया है तो यहाँ से इसका दूसरा H भी चला गया और 2X जुड़ गए। इसे हम अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। मतलब ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनकी अल्फा कार्बन या अल्फा स्थिति पर हैलोजन जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इन्हें अल्फा हेलो कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, अब आप देखो, यदि ये क्रिया मैं इस फॉर्मिक एसिड या मेथेनोइक अम्ल के साथ करवाता हूं तो ये रिएक्शन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है वो इसके पास नहीं है। ठीक है, अब आप एक चीज और यहां से समझना, मान लीजिए अपने एग्जाम में इस प्रकार का प्रश्न आता है। ज्यादातर क्या है, एग्जाम में अगर कोई केमिकल रिएक्शन का प्रश्न आता है तो फिर वो बेसिकली R नहीं लिखा हुआ होता है, वहाँ कोई प्रोडक्ट लिखा हुआ, वहाँ कोई मतलब R की जगह कोई कंपाउंड लिखा हुआ रहता है। जैसे मैं यहाँ इसको दो प्रकार से लिख सकता हूँ। एक तो मैंने ऐसे लिखा CH3COOH, तो ये एसिटिक एसिड हो गया, और ऊपर इसके यहाँ ये लिख दिया फॉस्फोरस और Cl2। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इसके अल्फा हाइड्रोजन हटेंगे, यहाँ से एक हट गया तो CH2, 2 बच गए, और एक वहाँ क्या जुड़ गया है, Cl जुड़ गया है। ठीक है, आगे क्या है, इस प्रकार से हो गया है। अब आप यहां देखो, यदि आप हैलोजन आधिक्य में लेते हो तो फिर इसके ये दोनों H और हट जाएंगे और उसके स्थान पर क्या जुड़ जाएंगे, Cl आके जुड़ जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसे हम क्या कहते हैं, हैलोजनीकरण या हेल-वोलार्ड-जेलेंस्की अभिक्रिया कही जाती है। यहां एक बात आप और सीखिए, यहां जो एसिड ग्रुप है इसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। मतलब ये रिएक्शन ये नहीं दर्शा रहा है ये एल्किल समूह की अभिक्रिया है। ठीक है, आगे देखिए, दूसरी है कार्बोक्सिलिक जो समूह है COOH है, उसकी केमिकल रिएक्शन या उसकी रासायनिक अभिक्रिया। और इसमें सबसे पहला है कि इस पूरे ग्रुप की रिएक्शन, पूरे ग्रुप की मतलब इसमें ये नहीं है कि H हट रहा है, OH हट रहा है, CO रिएक्शन कर रहा है। ये कंप्लीट जो समूह है वो पूरा का पूरा रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले हम इसका रिडक्शन कर रहे हैं। अब आप रिडक्शन के केस में एक चीज समझना, अभी हमने जैसे ऑक्सीडेशन किया था एल्कोहल का, और उनका ऑक्सीडेशन किया तो एल्डिहाइड बने, और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन किया तो एसिड बने। यदि मैं इसको रिवर्स करता हूं, विपरीत चलाता हूं, तो इनका अपचयन करेंगे तो ये बनेंगे और इनका अपचयन करेंगे तो ये बनेंगे, और अगर इनका अपचयन कर देते हैं तो एल्केन बनेंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये होता है। अब ये हमें ध्यान भी रखना चाहिए, लेकिन ये डिपेंड करता है कि जो अपचयन करने वाला है वो कौन है। यदि अपचयन करने वाला रेड फॉस्फोरस है और उसके साथ HI है, मतलब हाइड्रोजन आयोडाइड और लाल फॉस्फोरस की उपस्थिति में अपचयन हो रहा है, ऐसी स्थिति में ये एक प्रबल अपचायक है और ये इसका अपचयन कंप्लीट अपचयन करेगा और ये सीधा एसिड को कहाँ लेके आएगा, एल्केन में लेके आएगा। तो एक बात तो ये ध्यान रखना, यदि अम्ल की क्रिया लाल फॉस्फोरस और HI के साथ हो रही है तो ऐसी स्थिति में एल्केन बनेंगे। दूसरी बात, यहाँ आप कार्बन की संख्या नोट कर लीजिए, जितने कार्बन है उतने ही कार्बन का एल्केन बनेगा। ठीक है, अब आप यहाँ देखो, यहाँ तो कार्बन नोट हो नहीं पा रहे हैं क्योंकि R लिखा हुआ है, तो आप इस R को तो अलग छोड़ दीजिए। यहाँ कितना कार्बन है, एक कार्बन है, तो एक कार्बन का एल्केन बनेगा। अब हम कहें एक कार्बन का एल्केन CH4 होता है,
ठीक, ये एकदम सही है कि एक कार्बन का एल्केन CH4 होता है। इसके साथ क्या जुड़ा हुआ है? R जुड़ा हुआ है, तो एक संयोजकता इससे R जुड़ जाएगा तो ये CH3 हो जाएगा, और इसके साथ क्या जुड़ गया? RCH3 बन गया। और यहाँ देखो आप क्या बन रहा है? RCH3। यदि मैं यहाँ चेंज करता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं इसके स्थान पे R की जगह कोई एल्किल समूह लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ CH3 लेता हूँ, तो ये तो हो गया CH3 और ये हो गया COOH। अगर ये क्रिया लाल फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस और HI के साथ हो रही है, और किस टेम्परेचर पे हो रही है? 433 केल्विन टेम्परेचर पे हो रही है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में आपको फर्स्ट नज़र में देखते ही ये पता लगाना है कि एल्केन बनेंगे। कितने कार्बन के बनेंगे? इसमें कितने कार्बन है? एक और एक, दो। अब दो कार्बन का एल्केन क्या होता है? एथेन होता है, CH3 CH3, ये बनेगा जी। तो सिंपल चीज़ आप ये दिमाग में रखिए कि यदि ये रिएक्शन हो रही है तो इसमें क्या होगा? इसमें जितने कार्बन का अम्ल है उतने ही कार्बन का एल्केन बन जाएगा। रेड फॉस्फोरस और HI होना जरूरी है। आगे आप इसको देखो, साइड प्रोडक्ट देखते हैं, तो यहाँ I जो है वो 6 है, तो ये 3I2 के रूप में बाहर निकल गए, 3 दूनी 6I बाहर निकल गए, 6H बच गए। कितने H बच गए? 6। अब आप देखो एक C है, 3 इससे जुड़ गए तो CH3 हो गया, 3 OH और बच गए, 3H इस प्रकार से मैं लिख देता हूँ। ठीक है, ये OH और ये H, ये H2O बाहर निकल गया, फिर ये 2 OH और एक ये O, एक H2O निकल गया। तो कितने H2O बाहर निकल गए? 2 H2O बाहर निकल गए। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सिंपल सा काम इसमें है। आगे देखो, यदि ये क्रिया मैं LiAlH4 लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से करवाता हूँ, मैं यहाँ रेड फॉस्फोरस और HI की बजाय मैंने क्या लिया है? LiAlH4, ये ले लिया जी। अब ये लेने से क्या होगा? ये लेने से प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। जो रेड फॉस्फोरस जिस एसिड को एल्केन में कन्वर्ट कर रहे थे, वो काम LiAlH4 नहीं कर सकता। ये इतना स्ट्रॉन्ग अपचायक नहीं होता है कि वो उसको एल्केन में बदल दे। तो ये क्या करेगा? ये इस अम्ल को एल्कोहल में बदल देगा। अब कितने कार्बन का अम्ल है उतने कार्बन का एल्कोहल बन जाएगा। जैसे मान लो मेरे पास ये है CH3COOH और मैं इसकी क्रिया करवा रहा हूँ LiAlH4 से। अपचायक है, अपचयन का काम होगा, हाइड्रोजन इसको देगा। अगर हम इतना ध्यान ना रखें तो इसमें एक और एक 2 कार्बन है। अगर 2 कार्बन है तो 2 कार्बन का एल्कोहल हो जाता है CH3CH2OH। मतलब क्या बन जाएगा? एथिल एल्कोहल का निर्माण हो जाएगा। अब हम थोड़ा सा इस रिएक्शन को देख लेते हैं। यहाँ आप देखिए, यहाँ ये COOH है, ये 6H है, ये HI नहीं है, ये क्या है? 6H है। ठीक है, 6H है, यहाँ से R 2 इसको मिले तो ये हो गया CH2, ये OH ऐसा का ऐसा है। तो हम ये कह सकते हैं कि यदि ये अपचयन LiAlH4 की उपस्थिति में हो तो ऐसी स्थिति में एल्कोहल बनेंगे, और यदि ये अपचयन रेड फॉस्फोरस और HI के साथ हो तो ऐसी स्थिति में एल्केन का निर्माण होगा। कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद में देखिए वी कार्बोक्सिलीकरण। अब ये नाम से पता चल रहा है कि यदि डिकार्बोक्सिलेशन हो रहा है, वी कार्बोक्सिलीकरण हो रहा है, CO2 बाहर निकलेगी। क्या बाहर निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप देखो, यहाँ एसिड के किसी सॉल्ट के साथ क्रिया होती है, ये RCOONA है। ये क्या है? पहले हम इसको समझते हैं। मैं यहाँ इसको 2 रूपों से आपको बताता हूँ। एक हम लिख देते हैं RCOOH, ठीक है, और एक हम इस R की जगह लिख देते हैं CH3COOH। ओके, अब आप देखो यहाँ सिंपल सी काम ये है कि इसका एक H हटा है और उसकी जगह Na जुड़ा है। अब वो कैसे जुड़ता है? जब मैं इसकी क्रिया NaOH से करवा दूं, अगर मैं इसकी क्रिया NaOH के साथ करवा देता हूं तो आप देखो, ये तो OH और ये H, ये H2O बाहर निकल गया,
ये RCO और इसके साथ जुड़ गया Na, तो ये तो बन गया यहाँ पर RCOONA, ये क्या बन गया है RCOONA, ठीक है। और इसके बाद में हम देखें RCONA बना, इसके बाद में आगे आप देखिए यहाँ क्या है CH3, तो ये बन जाएगा CH3COONA, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी चीज यहाँ देखो लिखा है RCOONA और यहाँ मैं लिख देता हूँ CH3COONA, जब ये R की जगह CH3 हो तब, ठीक है। अब ये क्या नाम है इसका, जब यहाँ से ये RCOO होता, अगर इसका H हट जाता तब हम इसको कहते RCOO माइनस, इसे हम कार्बोक्सिलेट कहते हैं। अगर ये CH3 है तो ये एसीटेट हो जाएगा, और इसके साथ सोडियम जुड़ा है तो इसका नाम हो गया सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। और अगर एसीटेट ना जुड़ के कोई R जुड़ा है तो इसे हम सोडियम कार्बोक्सिलेट कहते हैं। अब ये किसी अम्ल का लवण है, लवण इसलिए है क्योंकि इसने अम्ल ने इस सार से क्रिया करके लवण का निर्माण किया है और जल का अणु बाहर निकला है, सॉल्ट है ये, ठीक है। इसकी क्रिया अब हम कहने को तो ये कह रहे हैं कि हम कार्बोक्सिलिक अम्लों की जो अभिक्रिया है वो पढ़ रहे हैं, और वास्तव में हम यहाँ कार्बोक्सिलिक अम्लों की अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, लेकिन जो विकार्बोक्सिलीकरण है वो किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल के लवण के द्वारा, चाहे वो सोडियम लवण हो उसके द्वारा हो रहा है। ये रिएक्शन सोडा लाइम के साथ होती है। सोडा लाइम क्या होता है, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड का मिश्रण होता है। ये रहा NaOH और CaO का मिश्रण है 3:1, यानी 3 भाग NaOH ले लीजिए और 1 भाग हम क्या ले लेते हैं CaO ले लेते हैं, ठीक है। इस मिश्रण के साथ गर्म करते हैं तो होता क्या है, अब आप देखो यहाँ से ये एक Na और ये एक Na, 2 Na हो गए, Na2COOO, Na2COO3, ठीक है। और बचा क्या H, ये H इस एल्किल ग्रुप से जुड़ के एल्केन का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा, एल्केन का निर्माण करेगा। यदि इस रिएक्शन को मैं यहाँ देखता हूँ तो यहाँ ये NaOH और CaO से क्रिया करेगी तो ये Na2COOO, Na2CO3 बाहर निकल जाएगा, ये H इस CH3 से जुड़ेगा तो ये क्या बन जाएगा CH4। अब आप एक चीज और अच्छी यहाँ समझना, यहाँ इस पर बात करते हैं अपन, यहाँ कितने कार्बन है, 1 और 1 2 कार्बन है, जबकि यहाँ जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें कितना कार्बन है, 1 कार्बन है। जो दूसरा कार्बन है वो तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 के रूप में बाहर निकला है। अब वो CO2 इस Na से जुड़ रही है वो अलग बात है, लेकिन वो CO2 के रूप में बाहर निकल रहा है, इसलिए यहाँ विकार्बोक्सिलीकरण हो रहा है। और दूसरी बात, एक कार्बन निकलने से कार्बन परमाणुओं की संख्या में कमी आ जाती है, ये चीज भी हमें ध्यान रखनी है। जैसे मान लो ये प्रश्न ऐसे होता, CH3CH2COONA, इसकी क्रिया हम सोडा लाइम से कर रहे हैं, तो अब आप इसमें टोटल कार्बन देखो 1 2 3 कार्बन है। 1 कार्बन तो CO2 के रूप में बाहर निकल जाएगा, 2 कार्बन बचेंगे, एथेन का निर्माण हो जाएगा। तो हम देखकर बता सकते हैं यहाँ कितने कार्बन, 2, 1 गया बाहर तो 1 बचेगा, मेथेन का निर्माण होगा। ये एक अच्छा प्रश्न है। आप सोडियम एसीटेट से मेथेन कैसे बनाओगे, आप सोडियम एसीटेट से मेथेन कैसे बनाओगे, उत्तर होगा सोडा लाइम के साथ अभिक्रिया करवा के। किसके साथ करवा के, सोडा लाइम के साथ यदि हम इसकी रिएक्शन करते हैं तो हम इजीली मेथेन बना सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। अब आप देखो इसकी एक रिएक्शन और है, इसे हम कॉल्बे वैद्युत अपघटन कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है, वैद्युत अपघटन होता है और कॉल्बे ने किया था, इसलिए इसे हम कॉल्बे वैद्युत अपघटन कहते हैं। अब आप देखो जब इसका वैद्युत अपघटन करते हैं तो पहले तो हम देखते हैं कि होता क्या है, फिर हम इसकी मैकेनिज्म पर भी चर्चा करेंगे। ये CH3COONA है और इसके 2 मॉलिक्यूल लिए, इस प्रकार से मैं इसको लिख देता हूं, CH3COONA
और दूसरा लिख देता हूं मैं CH3COONA। इस पर चर्चा अभी हमने थोड़ी देर पहले की है। ये सोडियम एसीटेट है, ये भी सोडियम एसीटेट है, 2 मॉलिक्यूल है। फिर 2 जल के अणुओं से क्रिया हो रही है। कितने H2O है? 2 H2O है। इनको भी मैं लिख देता हूं HOH और HOH। अब आप देखो, एक तो यहां से ये CO2 बाहर निकल गई, एक ये CO2 बाहर निकल गई, ये दोनों CO2 बाहर निकली, 2 CO2 बाहर निकल गई। ठीक है, ये एक इसका Na, एक इसका Na, एक इसका OH, एक इसका OH, ये क्या बन गए? 2 NaOH बन गए। ठीक है, एक ये H, एक ये H, ये दोनों आपस में क्या बना लेगी? H2। तो बचा क्या? ये CH3, ये CH3, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, CH3 CH3, एथेन का निर्माण हो जाएगा। अब इसकी मैकेनिज्म पढ़ने से पहले मैं आपको 2 बातें बताता हूं, आप उन पर ध्यान दो। जो हमने पहले वाली रिएक्शन पढ़ी उसमें भी हमने किसी एसिड के सोल्ट का यूज किया, जैसे सोडियम एसीटेट ले लिया। ठीक है, और यहां भी हम एसिड के किसी सॉल्ट का यूज कर रहे हैं। फर्क इतना है, वहां क्रिया सोडा लाइम से हो रही थी और यहां हम वैद्युत अपघटन कर रहे हैं। जब सोडा लाइम से क्रिया हो रही थी तब जो एल्केन वहां बन रहे थे, एल्केन ही यहां बन रहे, लेकिन वहां जो एल्केन बना था उसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या 1 कम हो गई थी और वो कम होने का कारण CO2 बाहर निकल गई। यहां कार्बन परमाणुओं की संख्या कम नहीं हो रही है। यदि मैंने यहां सोडियम एसीटेट लिया है, हालांकि मैंने इसके 2 मॉलिक्यूल लिए और जरूरी नहीं है कि आपके एग्जाम में इसके 2 मॉलिक्यूल दिए हो। अगर वैद्युत अपघटन लिखा हुआ है तो इसका मतलब इसके 2 मॉलिक्यूल हमें लेने हैं। ठीक है, और 2 ही कार्बन का एथेन बना है। अब वो बने अलग अलग है, एक से CH3 बना है, दूसरे से CH3 बना है, दोनों आपस में मिलके एथेन बना रहे हैं। लेकिन हम यदि जनरली इस बात को देखें तो ये सोडियम एसीटेट में 2 कार्बन, इसके प्रोडक्ट में भी 2 कार्बन, और एक CO2 एक से निकले, एक CO2 दूसरे से, 2 CO2 बाहर निकल रही। तो कोई डाउट नहीं है। अगर आपको इस पर्सन को मैं जैसे इस प्रकार से एक हम एग्जाम में एक पर्सन लेते हैं, पर्सन के रूप में हम थोड़ी सी इस पर चर्चा करते हैं। जैसे मान लो हम एक पर्सन पर बात करते हैं इस प्रकार से कि ये है CH3COONA और नीचे लिख देता हूँ CH3COONA। इसकी क्रिया हम NaOH और CaO से करवाते हैं और इसकी क्रिया हम इसका क्या करवाते हैं? वैद्युत अपघटन करवाते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके, तो अब यहां देखो, जब क्रिया सोडा लाइम के साथ हो रही है तो एक कार्बन कम हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा? CH4 मेथेन बन जाएगा। ठीक है, साइड प्रोडक्ट पर फिलहाल चर्चा नहीं कर रहा हूं। यहां क्या होगा? यहां वैद्युत अपघटन हो रहा है तो 2 कार्बन लेंगे, ये बन जाएगा CH3 एथेन बन जाएगा। ये बात आप दिमाग में रखना। ठीक है, यदि मैं यहां 3 कार्बन ले लेता, सपोज करो मैं इसको ऐसे ले लेता, यहां नीचे लिख देते हैं अपन CH3 CH2 COONA, ऐसे ले लिए। तो अब इसमें एक CO2 एक की निकली, दूसरे की दूसरी, 2 ये है 2 वो है, 4 का बनेगा। तो इसमें क्या बन जाएगा? CH3 CH2 CH2 CH3। ये नहीं है कि यहां 3 कार्बन है तो हम 3 रख देंगे, ऐसा यहां कर हो रहा है, वैसा यहां नहीं होगा। इसको हम जब मैकेनिज्म में समझेंगे तब इस चीज को हम समझ आएंगे, लेकिन फिलहाल हम इसका थोड़ा सा ध्यान रखें। यहां 2 कार्बन है और इसके 2 ही मॉलिक्यूल यूज होते हैं। एक का CH3 आया है, दूसरे का CH3 आया है, दोनों ने एथेन बनाया है। यहां 3 कार्बन है, एक का ये एथिल आया है, दूसरे का एथिल आया है, 2 और 2 मिलकर कितने बनाए हैं? 4, यानी ब्यूटेन का निर्माण किया है। ठीक है, अब इसकी हम मैकेनिज्म को देखते हैं। देखो, ये वैद्युत अपघटन है तो इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। एनोड पर सबसे पहले क्या होगा? ये जो सोडियम एसीटेट है ये टूट जाएगा, तो इसमें एक एसीटेट आयन बनेगा और एक सोडियम धन आयन बनेगा। अब जो एसीटेट आयन है वो क्या करेगा? अपने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा। आप इसको थोड़ा ध्यान से देखना, ये एसीटेट आयन इस प्रकार से बना है, CH3CO
और ये O और ये इस प्रकार से दो तो पहले थे और एक माइनस बना तब इस पर आ गए। टोटल इलेक्ट्रॉन इस पर 6 है। अब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा, ये 2 है, 2 एसीटेट आयन है तो दोनों एक एक बाहर निकालेंगे। तो ऐसी स्थिति में इसके पास 1 2 3 4 5 रह जाएंगे। ठीक है, इसके पास कितने रह जाएंगे? 5। ये एसीटेट मुक्त मूलक बन जाएगा। अब क्या होगा, इसमें से CO2 बाहर निकल जाएगी। जब CO2 बाहर निकलेगी तो ये जो एक फ्री रेडिकल है वो इस मेथिल समूह पे आ जाएगा और ये 2 मेथिल मुक्त मूलक बन जाएंगे। बाद में ये दोनों मेथिल मुक्त मूलक जो है वो आपस में जुड़ जाएंगे और ये जुड़कर किसका निर्माण करेंगे? एथेन CH3CH3 का निर्माण कर लेंगे। ठीक है, इसमें आगे देखो, कैथोड पर क्या होता है? कैथोड पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। कैथोड पर रिडक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। यहाँ जो 2 इलेक्ट्रॉन इसने बाहर निकाले थे उन दोनों इलेक्ट्रॉनों को ये ग्रहण करके कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होगी? हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। ठीक है, और यहाँ जो OH होता है वो Na से क्रिया कर लेता है और NaOH का निर्माण कर लेगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये कोल्बे विद्युत अपघटनीय अभिक्रिया में आपसे ये प्रश्न आ सकता है कि एनोड पर क्या होता है? तो एनोड पर ये रिएक्शन मेथिल मुक्त मूलक का निर्माण होता है और एथेन बनती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, आगे एक रिएक्शन है सिमिट अभिक्रिया। एक छोटी सी नेम रिएक्शन है, क्या नाम है? सिमिट रिएक्शन या सिमिट अभिक्रिया। ये N3H जिसे हाइड्रोजोइक एसिड कहते हैं, ये इस N3H के साथ हो रही है। अब आप देखो इसमें होगा क्या? N3H है तो एक तो N2 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो एक तो क्या बाहर निकल गया है? N2। अब N2 बाहर निकल गया तो यहाँ बचा क्या? एक N बच गया और एक क्या बच गया? H बच गया। ठीक है, और एक H ये जुड़ जाएगा इनसे तो ये हो जाएगा NH2 और ये जो CO है ये बाहर निकल जाएगी। ये क्या हो रहा है? यहाँ भी विकार्बोक्सिलीकरण हो रहा है। 3 रिएक्शन हम विकार्बोक्सिलीकरण की पढ़ चुके हैं। सबसे पहले हमने सोडा लाइम के साथ देखा, फिर हमने कोल्बे विद्युत अपघटन देखा और तीसरी में क्या हो रहा है? सिमिट अभिक्रिया हो रही है। बस ये याद रखना है कि N3H के साथ हो रही है, हाइड्रोजोइक एसिड के साथ हो रही है। अब N3 आपको दिखता है तो एक तो आप N2 को बाहर निकाल दो। जैसे ही आप N2 बाहर निकालोगे तो क्या बचेगा? NH बचेगा, एक H और जोड़ देना, NH2 हो गया। ये CO2 बाहर निकल जाएगी तो RNH2 प्राथमिक एमीन का निर्माण होगा। तो हम कार्बोक्सिलिक अम्लों से प्राथमिक एमीन बना सकते हैं। दूसरी बात, जब इसके आगे वाला हम चैप्टर एमीन का चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ ये एमीन बनाने की केमिकल रिएक्शन हो जाएगी, ये एमीन बनाने की रासायनिक अभिक्रिया। तो इस रिएक्शन को आगे वाले चैप्टर में हम एमीन के विरचन की विधियों में भी पढ़ेंगे, इसलिए ये 2 बार हमारे रिवाइज हो जाएगी। ठीक है, तो इसको अच्छे से ध्यान रखना। इसे हम क्या नेम रिएक्शन कहते हैं? सिमिट अभिक्रिया इसे कहा जाता है। इसके बाद में देखो, अब कार्बोक्सिलिक समूह का जो COH बंध है, यानी ये OH बंध जो है ये टूट रहा है, यहां से ब्रेक हो रहा है बॉन्ड। देखो बॉन्ड 2 जगह से ब्रेक हो सकता है। एक तो ये है OH, एक तो ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो या फिर ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो। अगर ये यहां से ब्रेक हो रहा है तो OH बाहर निकल रहा है, और अगर ये यहां से ब्रेक हो रहा है तो इसमें क्या बाहर निकल रहा है? H बाहर निकल रहा है। तो अभी फिलहाल हम इसको यहां से पढ़ रहे हैं कि ये यहां से अलग हो रहा है OH। और ऐसी स्थिति में इसमें 3 रिएक्शन है, PCl5, PCl3 और इसके साथ SOCl2। हालांकि इनको हमने अल्कोहल वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से पढ़ा है। और यहाँ एक कॉमन चीज चलती है, देखो कभी भी मैं बार बार ये बात कहता हूँ, अगर PCl5 की क्रिया हो तो एक तो POCl3 तो निकलेगा। POCl3 निकलेगा मतलब 3 हैलोजन निकल गए। एक तो पीर 3 हैलोजन जिससे क्रिया हो रही है उसका एक ऑक्सीजन लेके जाएगा, तो ये तो हो गया POCl3। अब इसके पास 2 Cl बचे, एक इस H के साथ जाएगा। 99% यही होता है PCl5 के साथ कि एक तो POCl3 निकलता है और एक HCl निकलता है। तो एक ये H के साथ Cl निकल गया, HCl बचा क्या? Cl, RCOCl।
एसिड हैलाइड बन जाएंगे। अब वहाँ क्या था, वहाँ ये CO था नहीं जब हम एल्कोहल के साथ पढ़ रहे थे, तो वहाँ तो केवल ROH था और यहाँ इस R और OH के बीच में एक CO आ गया। जब वहाँ ये नहीं था तो वहाँ तो सीधा RCl बन गया था। अरे RCl बना था कि नहीं बना था? वहाँ पे तो हम यूँ कह सकते हैं कि जो हैलोजन व्युत्पन्न बन गए थे। अब यहाँ क्या है, यहाँ बीच में CO आ रहा है तो आप इसमें बीच में CO लिख दो, बस कोई विशेष दिक्कत वाली बात नहीं। RCOCl एसिड हैलाइडों का निर्माण हो जाएगा। अगर ये Cl है तो एसिड क्लोराइड बन जाएंगे। ठीक है। अगर रिएक्शन PCl3 के साथ हो रही है तो फिर जिससे रिएक्शन करवा रहे उसके 3 मॉलिक्यूल ले लो, ले लिए, ये हो गए। अब यहाँ H3PO3 निकलता है, यानी 3 मॉलिक्यूल इसके लोगे तो इसके तो 3 H और P अकेला और ये 3 O, तो ये तो हो गए H3PO3 फॉस्फोरस एसिड हो गया। अब बचा क्या, RCO और Cl, 3 है, 3 इसके मॉलिक्यूल है तो 3 क्या बन जाएंगे, RCOCl। 3 क्या बन जाएंगे, RCOCl। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखो ये SOCl2 थायोनिल क्लोराइड के साथ हो रही है। यदि ये अल्कोहल वाली रिएक्शन थी, वहाँ हमने डार्जन अभिक्रिया पढ़ी थी, सेम रिएक्शन है, बस फर्क इतना है। फर्क क्या है इसमें, इसमें यहाँ CO है, यहाँ CO है। अगर ये CO नहीं होता तो ये फिर होता ROH प्लस SOCl2, तो ये RCl प्लस SO2 और प्लस क्या हो गया, HCl। तो अगर आपको अल्कोहल की रिएक्शन याद है तो आप क्या करो, यहाँ एक CO और जोड़ दो, बस ये CO जोड़ दो, यहाँ CO जोड़ दिया और यहाँ CO जोड़ दो, तो आप इसमें डाउट आपके नहीं रहेगा। ठीक है, एक तो S और एक को SO2, एक HCl HCl और एक Cl यहाँ जुड़ जाएगा तो ये अम्ल क्लोराइड बन जाएगा। तो यहाँ हो क्या रहा है, यहाँ ये OH बंध टूट रहा है और ये रिएक्शन PCl3 PCl5 और SOCl2 के साथ हो रही है और सब में सेम प्रोडक्ट बन रहा है, अम्ल हैलाइड या अम्ल क्लोराइड बन रहे हैं। ठीक, आगे देखो एक एस्टीकरण की अभिक्रिया है। अब हमने ये रिएक्शन पढ़ी है कि जब हम किसी एसिड, इसकी जगह मैं CH3 ले लेता हूं, और किसी अल्कोहल की क्रिया करवाते हैं तो अम्ल का OH और अल्कोहल का H बाहर निकलेगा और बनेगा क्या, ये CH3 CO और यहाँ से O और ये R एस्टर बनता है। तो आप देखो यहाँ से इस एसिड का OH बाहर निकल रहा है और ये वो रिएक्शन हो गई जिनमें OH बंध यानी COH बंध जो है वो टूट रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एल्केनोइक एनहाइड्राइड से क्रिया कर दो। अब एल्केनोइक एनहाइड्राइड बनते हैं, सॉरी एल्केनोइड एनहाइड्राइड बन रहे, तो एल्केनोइक एनहाइड्राइड कब बनेंगे, जब 2 एसिड क्रिया करेंगे, एक का OH और एक का H, दोनों H2O बाहर निकलेगा और एनहाइड्राइड का निर्माण हो जाता है। एसिड के क्रिया करने से जब जल का अणु बाहर निकलता है, डिहाइड्रेशन होता है और ऐसी स्थिति में इसे हम एनहाइड्राइड कहते हैं। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अमोनिया के साथ क्रिया, अब आप देखो अमोनिया के साथ क्रिया हो रही है। यदि हम इसको सिंपली यहाँ से, केवल मैं यहाँ से देखता हूँ तो ये OH टूट जाए और यहाँ क्या है, NH3 है, एक इसका H इसको मिल जाए तो ये तो बन जाएगा H2O और ये NH2 यहाँ जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा RCONH2 एमाइड बन जाएगा। अब इस रिएक्शन में होता क्या है, जब NH3 क्रिया करती है तो ये जो हाइड्रोजन है वो इसके साथ जुड़कर NH4 अमोनियम लवण बना लेता है और उसके बाद में क्या होता है, उसके बाद में यहाँ से 2H तो इसके, एक को H2O बाहर निकल जाएगा तो ये NH2 एमाइड का निर्माण हो जाएगा। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें सिंपल याद रख सकते हो, अमोनिया से क्रिया हो रही है तो एसिड का OH और अमोनिया का H, H2O बाहर निकल जाएगा, अमोनिया के अंदर जो 2H बचे NH2 वो उससे जुड़ जाएगा और एमाइड का निर्माण होगा। और यदि इस एमाइड की क्रिया मैं P2O5 के साथ इसे गर्म करूं तो ये वापस क्या बना लेगा, ये एक जल का अणु और बाहर निकल जाएगा, ये H2 और ये O,
ये H2O बाहर निकल गया तो ये RCN साइनाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? RCN साइनाइड। अगर मैं इस साइनाइड का जल अपघटन करूं तो वापस ये एमाइड बनेगा, और फिर मैं एमाइड का जल अपघटन करूंगा तो वापस ये एसिड का निर्माण कर लेगा, जिसको हमने अम्ल बनाने की जो विधियां है उस दौरान इनको पढ़ा था। तो ये रिएक्शन अच्छी है, अमोनिया के साथ अभिक्रिया। और अमोनिया के साथ जो रिएक्शन होती है उसमें अम्ल का OH और अमोनिया का H2O, NH2 जुड़ेगा एमाइड। यदि उस एमाइड को आप P2O5 के साथ गर्म करते हो तो फिर वो एल्केन नाइट्राइल यानी साइनाइड का निर्माण करेगा। ठीक है, आगे देखो, आगे कार्बोनिल यौगिकों का बनना, यानी कीटोन और एल्डिहाइड भी बनते हैं। अब ये कीटोन और एल्डिहाइड कब बनते हैं? जब आप अम्लों के कैल्शियम लवणों का शुष्क आसवन करते हो। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि कैल्शियम लवण क्या होता है। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने सोडियम लवण की बात की थी, और सोडियम लवण के लिए हमने कहा था RCOO Na। जब Na से क्रिया करवाई थी तब बना। अब यहाँ तो क्या है, इस पर माइनस होता है, इस पर प्लस होता है, ये बैलेंस है। लेकिन कैल्शियम पर क्या है, +2 होता है। ऐसी स्थिति में वो RCOO- के साथ नहीं जुड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमने ये कार्बोक्सिलेट आयन लिए हैं ये 2 लेने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ एक RCOO- और ले लूँ, और ये दोनों इससे जुड़ेंगे। तो आप देखो RCOO और ये दोनों किससे जुड़ रहे हैं? कैल्शियम से। इसे कैल्शियम कार्बोक्सिलेट आयन कह देंगे। अगर ये दोनों CH3 होते तो हम इसे कैल्शियम एसीटेट कह देते। अब इसका शुष्क आसवन कर रहे हैं। इसका क्या कर रहे हैं? शुष्क आसवन। अब शुष्क आसवन कर रहे हैं तो कुछ नहीं होगा, इस प्रकार से ये CaCO3 बाहर निकल जाएगा। बच्चा क्या? RCOR कीटोन बन गया जी। क्या बन गया? कीटोन बन गया। ठीक है, इस रिएक्शन को हमने कीटोन बनाने की विधियों में भी पढ़ा है, तो ये हम दोबारा पढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जो कैल्शियम कार्बोक्सिलेट आयन है या जो कैल्शियम कार्बोक्सिलेट है उसका हम शुष्क आसवन कर रहे हैं। कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकल जाएगा और कीटोन बन जाएगा। अब आप देखो, यदि ये R की जगह H होता, R की जगह H होता, मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूं, यहां H लिख देता हूं, फिर ये CO, फिर ये O, फिर Ca, फिर O, फिर CO और फिर H। अब वही बाहर निकलेगा CaCOO3, तो ये हो गया HCOH एल्डिहाइड, और वो भी कौन सा एल्डिहाइड बन जाएगा? फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण हो जाएगा। तो आप यहां देखो ये HCHO बना है। इस HCOO2Ca ये है HCO और Ca। ठीक है, आगे देखो जी, अगर मैं इस R की जगह दोनों CH3 लेता हूं, ये भी CH3 ये भी CH3, मतलब ये CH3 ले लेता हूं, ये CH3 ले लेता हूं। ऐसी स्थिति में आप देखो ये CH3 ये CH3। अब आप बताओ क्या बनेगा? CH3COCH3 कीटोन बन जाएगा। क्या बन जाएगा? CH3COCH3 किसका निर्माण हो जाएगा? कीटोन का निर्माण। तो यहां भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने क्या किया, एक तो हमने H लिया यानी कैल्शियम फॉर्मेट लिया, और एक हमने क्या है CH3 कैल्शियम एसीटेट लिया। ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में आप ध्यान से देखो, ये देखो CaCO3, और आप इसका देखो ये हो गया जी CaCO3, ये लो जी। तो इधर तो बच रहा है एक H, ये H तो जुड़ जाएगा इससे, तो ये तो हो जाएगा CH3 CaCO3, तो ये तो बन गया यहाँ से CH3C और ये H यानी CH3COH एल्डिहाइड। और आप इधर देखो ये CH3 इधर जुड़ेगा तो CH3COH ये भी एल्डिहाइड, यानी 2 एसिटेल्डिहाइड के मॉलिक्यूल बन जाएंगे। ठीक है, तो इस रिएक्शन को क्या है हम पहले पढ़ चुके हैं। आप यदि वहां ध्यान से पढ़ते हो तो यहां पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसके बाद में देखो, अब हम वो रिएक्शन देख रहे हैं जिसमें ये H बाहर निकल रहा है, मतलब OH आबंध का विदलन हो रहा है और H बाहर निकल रहा है। अब मैं आपको बता दूं, यदि एसिड से H बाहर निकल रहा है
तो वो एसिडिक नेचर शो करता है, अम्लीय प्रकृति शो करता है। हम अपनी जो अगली क्लास है उसमें एसिड की अम्लीय प्रकृति पर विस्तृत चर्चा करेंगे, क्योंकि एसिड की अम्लीय प्रकृति से बोर्ड एग्जाम में 100% प्रश्न आने की संभावना रहती है। इसलिए हमने इसको क्या एक नई क्लास में इसको पढ़ा है और उसको बहुत अच्छे से समझना भी ज़रूरी है। अब ये रिएक्शन हमने यहाँ देखी है कि ये एसिडिक नेचर की भांति व्यवहार करता है। यदि ये H+ देता है, यानी इसमें ये और H के बीच का बॉन्ड टूटता है, इसका मतलब H+ बाहर निकलता है। तो ये कुछ रिएक्शन है। यदि H+ बाहर निकलता है तो ये धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देगा, और ये देता है। जब आप इसकी क्रिया सोडियम से कराओगे तो अब देखो यहाँ 2 मॉलिक्यूल ले लो, 2 सोडियम ले लिए, एक H यहाँ से, एक उस दूसरे मॉलिक्यूल का H2 बाहर निकलेगी, सोडियम कार्बोक्सिलेट बनेगा। यदि आप इसकी क्रिया Zn से करवाते हो तो 2 मॉलिक्यूल ले लीजिए, यहाँ 2 Zn लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि Zn की संयोजकता +2 होती है, इसलिए वो इसके 2 मॉलिक्यूलों से अकेला जुड़ जाएगा, जैसे अभी पहले पीछे कैल्शियम जुड़ा था। ठीक है, तो ये जिंक कार्बोक्सिलेट हो जाएगा। आप देखो 2 मॉलिक्यूल है, इनसे अकेला Zn जुड़ गया। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, RCOOZn, और ये हो जाएगा COO, येलो साहब, इस प्रकार से लिख सकते। और H2 गैस बाहर निकल रही। अगर H2 गैस बाहर निकल रही है तो वो अम्लों की ये नेचर को शो करता है। अम्ल धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। अगर ये एसिड है तो ये मेटल से रिएक्ट करके H2 गैस देगा। दूसरी देखो, यदि हम इसकी क्रिया कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट से करवाते, चाहे हम इसकी क्रिया सोडियम कार्बोनेट से करवाएं या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट से करवाएं, ऐसी स्थिति में ये CO2 गैस देगा और अम्ल का लवण बनाएगा। तो यहाँ ये CH3COO है, वो एक तो Na के साथ जुड़ जाएगा तो बन गया CH3CONa। दूसरा क्या है, यहाँ इसके 2 मॉलिक्यूल है, 2 Na जुड़ गए। अब CO2 देखो, CO2 निकल जाएगी, एक O बच गया, 2 इसके H है, उससे क्रिया करके क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा यहाँ हो रहा है, यहाँ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है। अब यहाँ देखो इसके 2 मॉलिक्यूल की जरूरत नहीं है, CH3CO और ONA, एक तो ये हो गया। अब एक CO2 बाहर निकल गई तो O, इसका H, इसका H, इसका O क्या बन जाके H2O का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में देखो सार के साथ किया, यदि ये अम्ल है तो सारों से क्रिया करके लवण और जल बनाएगा। तो आप देखो, यदि ये एसिड की भांति व्यवहार करता है तो इसको सारक सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ गर्म करते हैं, तो इसका OH, इसका H, H2O बाहर निकलेगा, Na यहाँ जुड़ जाएगा, ये सोडियम कार्बोक्सिलेट बना है। अब आपसे कोई पूछे कि सोडियम कार्बोक्सिलेट क्या है, तो हम ये कहेंगे ये किसी एसिड का सॉल्ट है। ये किसका है, किसी एसिड का सॉल्ट है। और यदि मैं इस R की जगह CH3 लिख देता हूँ, यानी इसको एसिटिक अम्ल बना लेता हूँ, तो ऐसी स्थिति में ये CH3COONa बनेगा। इसे हम सोडियम एसीटेट कहते हैं। अब हमसे ये कोई पूछे कि सोडियम एसीटेट क्या है, तो हम कहेंगे ये एसिटिक एसिड का सॉल्ट है। और इसका निर्माण कैसे हुआ है, जब एसिटिक एसिड की क्रिया NaOH सार के साथ करवाई तब इसका निर्माण हुआ है। इसका मतलब ये रिएक्शन ये बताती है कि एसिड की भांति व्यवहार करते हैं जिनमें COOH समूह हो, इनका H जा रहा है और ये सारों से क्रिया करके लवण और जल का निर्माण कर रहे हैं। ऐसा ही यहाँ हो रहा है। RCOH की क्रिया हम अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH के साथ करवा रहे हैं। ये एक वीक बेस है और ये भी एक सार है, तो इसका OH, इसका H, ये NH4 यहाँ जुड़ जाएगा, ये अमोनियम कार्बोक्सिलेट का निर्माण हो जाएगा। ठीक है, हालांकि हम इसकी एसिडिक नेचर के बारे में अपनी जो अगली क्लास होगी उसमें डिटेल से चर्चा करेंगे। यहाँ हमने इसकी कुछ रिएक्शंस को देखा है। तो आज का जो अपना टॉपिक है उसमें हमने कार्बोक्सिलिक अम्लों की केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा है। इसके बाद में अपना एक छोटा सा टॉपिक इस चैप्टर का और रह जाता है और उसमें हम क्या पढ़ेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्लों की एसिडिक नेचर और उसके क्या क्या कारण होते हैं। तो आज वाले टॉपिक में बहुत सी रिएक्शन अच्छी है, आप इन पर अभ्यास कीजिए और इनको खूब सारी पढ़िए। ठीक है, ओके।